आपके फेवरेट शो का टाइम शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। कोई भी सीमा लांघना और कानून तोड़ना हरगिज अच्छी रिवायत नहीं है, खासकर तब जब मुद्दा बेटियों की हिफाजत का हो। मैं खुद बेटियों का पिता हूं। आपके घर में भी बेटियां होंगी, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जाती होंगी वो। मैं आज बड़ा चिंतित हूं। बनारस की फेमस मशहूर BHU यूनिवर्सिटी के कैंपस में IIT की छात्रा के साथ छेड़खानी हुई। गन पॉइंट पर कपड़े तक उतरवाए, वीडियो भी बनाया। यूपी में ये हो क्या रहा है? कॉलिंग कार्ड में आज इस पर चर्चा करनी है। वैसे यूपी में कानून को टोपी तो बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी ने भी पहना दी। सरकार देखती रह गई और वो फरार हो गया। अच्छे चाल चलन के कारण हाल ही में अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा हुआ, लेकिन किडनैपिंग के मामले में पेशी होनी थी और बाहुबली कानून को ठेंगा दिखा गया। सिग्नेचर स्टोरी में बताएंगे अपराधी फरार, सरकार बड़ी लाचार। यहां छापा वहां छापा, जो हुक्म मेरे आका। चुनाव आते हैं, ईडी और IT जैसी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। हमने ये खबर आपको दिखाई भी थी। छापे राजस्थान में भी पड़े। CM गहलोत के बेटे से ईडी ने पूछताछ भी की। 16 नवंबर को फिर तलब किया है। अब गहलोत ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक ईडी अफसर राजस्थान में पकड़ा गया। एक्सक्लूसिव में ईडी बनाम राजस्थान में ACB की टक्कर तो दिल्ली को प्रदूषण से भी लेनी पड़ रही है। अलार्मिंग सिचुएशन है। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन स्मॉग में गायब है। आनंद विहार गैस चैम्बर बन चुका है। AQI आज कितना था? 999, यानी उसको पार कर गया है। घुटती सांसों का जिम्मेदार कौन है? फैक्ट फाइंडिंग में सिस्टम से ये सवाल सीधे तौर पर पूछेंगे। इससे पहले कि इन तमाम बड़ी खबरों का हम रुख करें, आपको तफसील से बताएं, रैपिड राउंड में देश दुनिया की वो खबरें देख लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की मीटिंग में बड़ा बवाल हो गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत विपक्षी सांसद गुस्से में बाहर निकले, वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि एथिक्स कमेटी की मीटिंग में चेयरमैन और बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने महुआ मोइत्रा से अनैतिक सवाल पूछे। मामले में मुखर रहे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ संसद में मोदी जी से सवाल करने का नाटक करती थी। आपने कुछ पैसे के लिए अपने जमीर को बेचा कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखा कि नहीं रखा, ये सवाल यदि एथिक्स कमेटी पूछती है तो क्यों नहीं आप उसको व्यक्तिगत करते हैं? क्यों आप व्यक्तिगत करते हैं? ये निशिकांत दुबे ही थे जिन्होंने लोकसभा स्पीकर को दस्तावेज जारी कर ये आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा घूस लेकर अदानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछती थी। आज देश भर का फोकस दिल्ली पर था। लगा था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को एक लेटर जारी कर समन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने पूछा, मैं मामले में गवाह हूँ या फिर संदिग्ध? केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ईडी के एक्शन को बीजेपी प्रायोजित बताया और समन वापस लेने की मांग की। इसके बाद दिल्ली से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? केजरीवाल तो ईडी के सामने नहीं पहुंचे, लेकिन ईडी ने सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री के आवास और दफ्तर पर दस्तक दे दी। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद से जुड़ी 9 जगहों पर ईडी ने रेड मारी। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत यह कार्रवाई हुई। केजरीवाल के जवाब पर ईडी का क्या रिएक्शन होगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल तो केजरीवाल दिल्ली छोड़कर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। राजस्थान का सियासी माहौल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। 58 सीटों पर टिकट का फैसला हो गया। राजस्थान में बीजेपी ने अब तक 3 लिस्ट जारी की हैं, जिनमें अब तक 182 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। 18 सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि जयपुर के हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया है। वहीं विराटनगर से कुलदीप धनखड़ के हाथ टिकट लगी। अलवर के रामगढ़ से जय आहूजा को टिकट मिला। जय आहूजा ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं। अलवर के बहरोड से पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव को कमान सौंपी गई। उधर कांग्रेस ने भी राजस्थान में अपनी कमर कस ली है। राजस्थान में 25 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा। ताज किसके सर सजेगा, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि कभी विपक्ष को एकजुट करने का श्रेय पाने वाले बिहार के CM नीतीश कुमार के इस लेटेस्ट बयान से अंदाजा तो कुछ और ही लग रहा है। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव।
नीतीश कुमार ने विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में डाल दिया। फिर क्या था, मामले में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। राज्य से ही न देश बनता है, इंडिया बनता है, चाहे भारत बनता है, तो 5 राज्य भी महत्वपूर्ण हैं। नीतीश कुमार ही नहीं, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इंडिया गठबंधन की हालत को पतला बताया था। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले गठबंधन का आकार कैसे बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। राजनीतिक पार्टियों के चंदे का फंडा क्या है, इसको लेकर बहस एक बार फिर तेज हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से हैरान करने वाले आंकड़े हैं। बीते 5 साल में राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 10,000 करोड़ का चंदा मिला। चंदा पाने वाली पार्टियों में सबसे ऊपर बीजेपी है। बॉन्ड के जरिए करीब 5300 करोड़ रुपए यानी 57% चंदा अकेले बीजेपी को मिला। वहीं कांग्रेस को इस दौरान सिर्फ 952 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ी टिप्पणी की गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि आखिर क्यों सत्ताधारी पार्टी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले लोगों का नाम गुप्त रखने पर सवाल खड़ा किया गया है। उसी पर सुनवाई चल रही है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए, जिसके लिए करनाल में बड़ा स्टेज लगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, कांग्रेस पर जमकर हमला किया और तुष्टीकरण के इल्जाम लगाए। एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। एक घमंड इंडिया गठबंधन बना है। ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। इस दौरान हरियाणा के सीएम खट्टर भी मौजूद रहे। अमित शाह ने हरियाणा के लिए 5 योजनाओं को भी शुरू किया, जिसमें बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत धार्मिक यात्राओं पर भेजा जाएगा। नामांकन के लिए भागते कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा से मिले, लेकिन यह भागम भाग भी काम नहीं आई। नामांकन के लिए दोपहर 3 बजे का वक्त था, लेकिन मुरारी लाल जनसभा में ही इतने व्यस्त हो गए कि समय का पता नहीं चला। घूमते घुमाते पहुंचे, लेकिन तब तक आरओ ऑफिस बंद मिला। मुरारी लाल राजस्थान के दौसा से नामांकन भरने जा रहे थे। उनका कहना है कि 2 मिनट बचे थे, लेकिन फिर भी नामांकन भरने नहीं दिया। बिल्कुल मेरे को 2 मिनट मेरे पुलिस ने खराब कर दिए। पुलिस ने मेरा गेट बंद कर दिया, रोक लिया। मैं समझता हूँ पुलिस गेट बंद नहीं करती तो मैं 2-3 मिनट पहले पहुंच जाता। एक नामांकन मुरारी लाल सुबह ही भर चुके थे, उन्हें 2 और नामांकन भरने थे, जिसमें देरी हो गई। एमपी भी चलते हैं। यहाँ भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। जय वीरू और गब्बर वाली बयानबाजी का नया एपिसोड रिलीज हुआ। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस जय बन जाए, कांग्रेस वीरू बन जाए, कांग्रेस कमलनाथ जी बन जाए। भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में बसने वाली पार्टी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के सतना पहुंचे थे, जहां से उन्होंने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और जनता से कांग्रेस को लॉक करने को कहा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इजराइल के हमलों के बीच गाजा की बर्बादी लगातार जारी है। इजराइल ने गाजा के शरणार्थी कैंप पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने बताया कि वो गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकाने तबाह कर रहा है। गाजा में मौत का आंकड़ा 9000 के पार पहुंच चुका है। इसमें लगभग 3700 बच्चे हैं। इस बीच राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा से विदेशी पासपोर्ट वाले लोगों को इजिप्ट पहुंचाया जा रहा है। इनके अलावा घायलों को भी इजिप्ट भेजा जा रहा है। गाजा में शरणार्थी कैंप जबालिया पर इजराइल के लगातार हमलों पर यूएन ने भी चिंता जताई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े फैसले ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। पुतिन ने उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें रूस सीटीबीटी को अपना समर्थन रद्द कर रहा है। अब ये सीटीबीटी क्या है, ये भी जान लीजिए। ये एक संधि है जिसमें किसी भी देश के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब रूस ने खुद को इस संधि से अलग कर लिया। पहले रूसी संसद में बिल पास किया गया और अब पुतिन के हस्ताक्षर से इस फैसले पर मोहर भी लग गई। रूस ने पिछले ही हफ्ते एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। इससे परमाणु हमले के लिए टेस्ट बताया गया। रूस के इस कदम से पश्चिमी देशों में भी हलचल बढ़ गई है। सवाल है कि क्या बाकी देश भी खुलकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पैरवी करेंगे। सबसे पहले आज बात महिला सुरक्षा पर करनी है। उत्तर प्रदेश के बनारस की हिंदू विश्वविद्यालय में आज क्लासेस नहीं चली, कोई पढ़ाई नहीं हुई। कैंपस में धरना प्रदर्शन, दिन भर हंगामा चलता रहा। पता है इसकी वजह क्या थी? यूनिवर्सिटी कैंपस में रात को एक छात्रा से छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना हुई। 3 गुंडों ने लड़की से ना सिर्फ बदतमीजी की, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया। बदमाशों का धाएं धाएं एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अपराधियों को ये हरकत करते हुए खाकी का डर क्यों नहीं लगता?
वांट जस्टिस, इनफ इज इनफ, इनसिक्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। इसी तरह की तख्तियां और बैनर पोस्टर हाथ में लिए बीएचयू कैंपस में छात्र धरने पर बैठे रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी चलती रही। दिन भर बेहिसाब बवाल हुआ। छात्रों का आक्रोश देखकर यूनिवर्सिटी प्रशासन दफ्तर में दुबका रहा, पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ क्यों? इसलिए क्योंकि बीएचयू कैंपस में एक छात्रा से छेड़छाड़ की सनसनीखेज वारदात हुई है। बुधवार रात के करीब 1:30 बजे का वक्त था। छात्रा कैंपस में अपने दोस्त के साथ टहल रही थी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 शख्स आए। छात्रा से छेड़छाड़ और बदसलूकी की गई। आरोप है कि गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए गए। सर, ये वही मार्ग है जहां से बीते रात एक छात्रा गुजर रही थी और उससे छेड़खानी की बातें, उससे बदसलूकी की बातें सामने आ रही है, जिसके बाद हजारों की संख्या में छात्र आज सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट्स का तो ये भी कहना है कि बदमाशों ने पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया। सुबह खबर फैली तो कैंपस में हंगामा हो गया। करीब 2500 छात्रों ने राजपूताना हॉस्टल के सामने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसके बाद विरोध की हवा पूरे कैंपस में फैल गई। देखते ही देखते हजारों की संख्या में छात्र विरोध में शामिल हो गए। पूरा कैंपस बंद करा दिया। क्लास और लैब भी नहीं चली। यहाँ की छात्राओं का जो है एक डर बना हुआ है, क्योंकि बाहर के छात्र आते हैं, तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, जो कि एक आईआईटी के लिए उचित नहीं है ये चीज़। प्रोक्टोरियल बोर्ड यहाँ पे सिर्फ बातें करता, कुछ करता नहीं। हम लोग कोई भी इशू देते हैं तो कहते हैं जाओ पुलिस में जाओ, यहाँ जाओ, हम करेंगे, करते कुछ नहीं है। हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, कुछ काम नहीं होता। छात्रों का आक्रोश देखकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस बुलाई गई। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, जिसमें छात्रा ने बताया है कि मैं अपने हॉस्टल न्यू गर्ल्स आईआईटी बीएचयू से निकली थी। जैसे ही गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे के पास पहुंची, वहीं पर मुझे मेरा दोस्त मिल गया। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300-400 मीटर के बीच एक बाइक आई, जिस पर 3 लोग बैठे थे। उन्होंने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दी और मुझे और मेरे दोस्त को अलग अलग कर दिया। मेरा मुंह पूरी तरह से दबा लिया। फिर एक कोने में लेकर गए। पहले मुझे गलत नियत से छुआ, उसके बाद मेरे सारे कपड़े निकालकर वीडियो और फोटो बनाई। जब मैं बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। मेरा फोन नंबर भी ले लिया और 10-15 मिनट तक मुझे बंधक बनाए रखा। महिला के साथ छेड़छाड़ के संबंध में एक तहरीर है पुलिस स्टेशन लंका को प्राप्त हुई, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कौन लड़के उस छेड़छाड़ की घटना में संलिप्त थे, उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। यानी मामला 2017 की तरह ही बेहद सीरियस है। सितंबर 2017 में भी बीएचयू में इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। तब भी कई दिनों तक यूनिवर्सिटी कैंपस छात्रों के आक्रोश की आग में सुलगता रहा। मगर बात पूरे सिस्टम की है। क्यों बार बार इस तरह की वारदात सामने आ रही हैं? अपराधियों के हौसले क्यों इतने बुलंद हैं? लॉ एंड ऑर्डर का डर क्यों नहीं रह गया? बीएचयू के हजारों छात्र छात्राएं डायरेक्टर को बुलाने के लिए नारेबाजी करते रहे, लेकिन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहब दफ्तर से बाहर नहीं निकले। आखिरकार छात्रों की अपनी मांग लिख कर देनी पड़ी। उनको लिख कर देना पड़ा। मांग क्या थी? मांग थी रात को पूरे कैंपस में बैरिकेडिंग की जाए। एंट्री और एग्जिट किसी भी एक गेट से होनी चाहिए, सब गेट से नहीं होनी चाहिए। कैंपस में सीसीटीवी सिस्टम चुस्त दुरुस्त किया जाए। बंद पड़े कैमरे चालू करवाए जाए। छेड़छाड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कोई नई मांगे नहीं है, ऐसी मांग हर बार होती है। लिहाजा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी वही किया जो हर ऐसी वारदात के बाद किया जाता है। मसलन बीएचयू कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कैंपस में बैरिकेडिंग रहेगी। कैंपस में सिर्फ वैलिड आईडी वालों को ही एंट्री मिलेगी।
आईआईटी कैंपस में वाईफाई को एहतियातन बंद कर दिया गया। लेकिन इस तरह की सख्त पाबंदियों से कुछ छात्रों को ऐतराज भी है। कैंपस जो है ओपन डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग के लिए है, न कि छात्रों को सिर्फ एक सीमित कमरे में बैठा दिया जाए। आप अगर सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से कदम उठाते हो कि नहीं 8 बजे के बाद कोई छात्र कमरों से बाहर नहीं निकलता, अगर आप इस तरह की चीज़ें निकालोगे तो ये एक तरह का जेल हो जाएगा, न कि छात्रों के हित की बात है। कैंपस, आईआईटी कैंपस का मतलब है, आईआईटी के स्टूडेंट्स का मतलब है कि वो डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन के लिए आगे बढ़ेंगे और वो करेंगे। बात सही है, डिमांड जायज है। स्टूडेंट क्या मांग रहे हैं? यही कि यूनिवर्सिटी कैंपस में सिस्टम ऐसा हो जिसमें छात्र छात्राएं सुरक्षित महसूस करें। यह क्या उनका, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसीलिए सवाल यूपी की एनकाउंटर वाली पुलिस के इकबाल पर उठ रहे हैं कि ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बावजूद क्यों बदमाश खाकी से खौफ नहीं खा रहे। क्या कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो फटाफट बता देते हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा है। 27 अक्टूबर को गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूटने के दौरान छात्रा को ऑटो से गिरा दिया, जिसमें बीटेक छात्रा की मौत हो गई। 26 अक्टूबर को क्या हुआ? अमेठी में दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग को जिंदा जला दिया, जिसमें लड़की की मौत हो गई। 13 अक्टूबर को क्या हुआ? बरेली में ट्यूशन से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की गई, लड़की ने विरोध किया तो बदमाशों ने ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। 16 सितंबर को क्या हुआ? अंबेडकर नगर में बदमाशों ने साइकिल सवार छात्रा का दुपट्टा खींचा। इस दौरान छात्रा की सड़क पर गिरने से और फिर बाइक से कुचले जाने से मौत हो गई। 30 अगस्त की क्या घटना थी? अयोध्या में एक महिला कांस्टेबल को ट्रेन में उसका शव मिला और वो लहूलुहान हालत में था। हालांकि हम ये नहीं कहते कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने इन केसों में कई मामलों में सख्त कार्रवाई की। पुलिस को महिला अपराध से निपटने के लिए डायरेक्शन यूपी में एकदम क्लियर है। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। यूपी सरकार ने 2017 में बेटियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, जिसे लेकर खूब वाहवाही भी लूटी थी। लेकिन क्या वाकई यूपी में क्राइम कम हुआ? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े क्या कहते हैं, उसके मार्फत जरा समझते हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साल दर साल महिला अपराध को लेकर यूपी टॉप पर है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है और राजस्थान में 40,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्य भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं महिला अपराध को लेकर। असम, तेलंगाना और बिहार में भी आधी आबादी के खिलाफ अपराधों की लिस्ट लंबी है। ये आंकड़ा 2021 का है। 4,28,278 महिलाएं किसी न किसी तरह से क्राइम का शिकार हुई। 2020 के मुकाबले ये आंकड़ा 15% ज्यादा है। अच्छा, महिला अपराध की बात कर रहे हैं तो दिल्ली का निर्भया केस याद ही होगा आपको। सारी दुनिया को परेशान कर दिया था इस केस ने। इस वारदात के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड भी बनाया गया था। इसमें कितनी राशि अब तक जारी हो चुकी है? 9,500 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम जारी हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये महिला सुरक्षा पर खर्च होती है रकम या नहीं? लेकिन सवाल तो बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के ना मिलने पर भी खड़ा हो रहा है। कौन अमरमणि त्रिपाठी? सब जानते होंगे आप। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी हाल ही में नेक चलनी के आधार पर जेल से रिहा हुए थे। 2 महीने हुए होंगे बामुश्किल से। अब उन्हें पुलिस फिर ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है? इस बार मामला 22 साल पुराना किडनैपिंग का केस है। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी कहां है? बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट में अमरमणि की पेशी होनी थी, लेकिन जब वो पेशी पर नहीं आया तो कोर्ट ने अमरमणि की गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस इस बाहुबली को तलाश करती फिर रही है।
मैं लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी के आवास पर खड़ा हूं और यहां अमरमणि त्रिपाठी अभी नहीं आए हैं। उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे थे, हमारी उनसे बातचीत भी हुई है। तो उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रकरण से की जानकारी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद बाहर से अभी आए हुए हैं, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमरमणि को ढूंढते हुए पुलिस गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल गई थी। सजा के दौरान और रिहाई के बाद भी इसी अस्पताल में अमरमणि का इलाज चल रहा था, लेकिन बाहुबली पूर्व विधायक वहां नहीं मिला। अमरमणि त्रिपाठी 25 अगस्त को रिहा हो चुके हैं और इसके बाद से ही उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। जब मेडिकल टीम जब सीएमओ ने गठित की और जांच के लिए उन्हें बुलाया गया तो वे वहां भी हाजिर नहीं हुए। अमरमणि के सुराग की तलाश में एबीपी न्यूज की टीम भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंची। अस्पताल के स्टाफ को अमरमणि त्रिपाठी के बारे में पूछा, लेकिन सवाल सुनते ही मानो सबको सांप सूंघ गया। अमरमणि त्रिपाठी बीआरडी अस्पताल के जिस डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाता है, वो भी अपने बाहुबली मरीज के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का जो रसूख है, जो उनकी हनक है, वो कितनी है कि जो अधिकारी हैं, चाहे वो गोरखपुर के सीएमओ और चाहे जेलर और जेल अधीक्षक, वो भी मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अमरमणि त्रिपाठी का ठिकाना है। वहां भी एबीपी न्यूज की टीम उसकी तलाश में पहुंची। घर पर त्रिपाठी जी तो नहीं दिखे, लेकिन गेट पर उनके सुपुत्र अमरमणि त्रिपाठी जरूर मिल गए। लेकिन उन्होंने भी अपने पिता की करंट लोकेशन की जानकारी होने से इनकार कर दिया। अमरमणि त्रिपाठी इस वक्त फरार है। वारंट निकल चुका है, लेकिन त्रिपाठी के वकील ने वारंट पर ही सवाल खड़े कर दिए और अपने मुवक्किल को बचाने के लिए कानूनी दांवपेच गिनवाने लगे। जो अदालत में आरोप पत्र जिस धारा में नहीं है, उसमें वारंट जा रहा है, इसलिए वह आदेश, वह वारंट निरस्त हो जाए। ये अमरमणि त्रिपाठी को 20 साल बाद कैद से आजादी मिली थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन पुराने मामलों में अभी भी कार्रवाई होना बाकी है, जिसकी वजह से अमरमणि को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। कमाल है। अच्छे चाल चलन पर मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सलाखों से बाहर आए अमरमणि इतनी जल्दी पुलिस को क्यों छकाने लगे? नेक चलनी कहां छूट गई, जिसके कारण पुलिस कोर्ट में झाड़ खा रही है? अब ये मामला क्या है? ये मामला 22 साल पुराना है। अपहरण का मामला है। बस्ती के व्यापारी के बेटे का अपहरण हुआ था। धर्मराज गुप्ता नाम के कारोबारी के बेटे को अगवा किया गया था। 6 दिसंबर 2001 को अपहरण की वारदात हुई थी। जो बच्चा किडनैप हुआ था वो मिला कहां से? मिला वो अमरमणि त्रिपाठी के घर से था। उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी विधायक हुआ करते थे और उसके खिलाफ लखनऊ में घर से बच्चा बरामद होने के बाद केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अमरमणि समेत 9 लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन अमरमणि समेत 3 आरोपी कोर्ट में गैर हाजिर हुए। पेशी के दौरान वहां हाजिर नहीं हुए और इस मुकदमे की कार्रवाई इसी कारण से अटकी हुई है। मधुमिता शुक्ला की बहन ने पहले ही अमरमणि की रिहाई पर सवाल उठाए थे। अब सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अमरमणि को उसके घर से कोर्ट तक लाने में गोरखपुर का प्रशासन बिल्कुल तौबा मचाए है, लेकिन कोई उसको पेश करने की हिम्मत नहीं है। बस्ती के कप्तान कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे क्रिमिनल को कोर्ट तक ले आएं। ये मतलब जलवा है अमरमणि का। तो अभी तक वो पेश नहीं हुआ है। कुर्की के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। अब सवाल यह है कि जब सरकार का पूरा साथ है तो ऐसे में क्या बस्ती प्रशासन अमरमणि त्रिपाठी को क्या कोर्ट तक ले जा पाएगा? हम भी देखेंगे वाकई पुलिस कोर्ट तक ले जा पाएगी अमरमणि को। जब पुलिस कोर्ट में ये कहेगी कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कोशिश करेंगे, तो शासन और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। जेल की सलाखों में कई कैदी बंद होते हैं। इतने आम कैदी अच्छे चाल चलन के कारण छूटते हैं। आप बताइए कितने आज़ाद होते हैं? सुना है आपने? लेकिन अमरमणि जैसे बाहुबली और रसूखदार की उम्र कैद भी अंत होते होते माफ हो ही जाती है और वो बाहर निकलकर फिर अपना वो रंग दिखाना शुरू कर ही देते हैं।
अब रंग का जिक्र आया है तो बात राजस्थान की भी सुन लीजिए, जहां घूस लेते हुए रंगे हाथों एक अफसर की गिरफ्तारी हुई है। और ये किसकी गिरफ्तारी हुई है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के एक अफसर की। और पकड़ा किसने? राजस्थान पुलिस की एंटी करप्शन यूनिट ने। यानी राजस्थान के चुनावी माहौल में मुकाबला ईडी और राज्य की एंटी करप्शन यूनिट के बीच में शुरू हो गया है। ईडी ने चंद रोज पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बात कर रहा हूं और वहां के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो बदले में आज ईडी का नंबर भी लग गया। जयपुर का एक मकान में लाखों के नोट और एंटी करप्शन ब्यूरो की कस्टडी में बैठे हुए दो शख्स, एक का नाम है नवल किशोर मीणा, दूसरा बाबूलाल। केमिकल की बोतल सामने है, मतलब रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई। कहने को तो ये रूटीन रेड लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। नवल किशोर मीणा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के अफसर हैं। वही ईडी जिसने कुछ दिन पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापा मारा था और डोटासरा के बेटे को भी बुलाया। अब ईडी अफसर पर एक्शन के बाद कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। पीठ थपथपाने वाला काम किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में के काम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई बार कहा कि मैं इसका काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये बड़ा काम है। यदि ईडी का या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो बहुत गंभीर मामला। और इससे पहले भी ईडी के और सीबीआई के अधिकारियों को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। सीबीआई के अधिकारी तक पकड़े हैं पैसे लेते हुए। तो आज पहली बार एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कार्रवाई नहीं की, पहले भी करके दिखाई है। तो क्या राजस्थान में ईडी बनाम एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो हो चुका है? क्या गहलोत ने राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट के जरिए केंद्र सरकार की ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? क्या चुनाव में अपने हिसाब से एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या उनका सियासीकरण होने लगा है? सवालों के जवाब मिलते इससे पहले कांग्रेस ने ईडी को लेकर ट्वीट किया। लिखा, ईडी का अफसर और उसका सहयोगी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। ये ईडी से जुड़े एक मामले को रफा दफा करने के लिए 17 लाख की घूस मांग रहे थे। अब राजस्थान में ईडी पर एक्शन हुआ तो बीजेपी हरकत में आई, गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया, इसे बदले की कार्रवाई बताया। अगर किसी ने गड़बड़ किया है, चाहे वो कोई भी हो, और उनके पास कानूनी सबूत है तो कार्रवाई करें। जो उसमें कोई कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और लेकिन इससे ये जो भ्रष्टाचारी साबित हुए हैं, चाहे डोटासरा हो, चाहे गहलोत जी हो, चाहे और इनके जो कांग्रेस में या अकंठ भ्रष्टाचार से डूबी है, इससे इनको सर्टिफिकेट तो नहीं मिल रहा है ना। एसीबी के पास जो कार्रवाई है उसको कार्रवाई करें, हम उसमें कोई दखल नहीं देना चाहते। यही एसीबी जिसका जिक्र आज आप कर रहे हैं, 25 दिन के बाद यही एसीबी उन सारे चोरों को पकड़ कर लाएगी जो राजस्थान में आज खुले घूम रहे हैं। इसी तरह की बात कुछ दिन पहले गहलोत ने की थी। ईडी की रेड पर सवाल उठाए थे। एक मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, बता दीजिए आप। समझदार को इशारा काफी। गहलोत सरकार की एजेंसी का एक्शन इसी बात का सबूत है। अगर चुनाव से पहले पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को लगाया जाएगा तो फिर रिएक्शन भी होगा। यही जयपुर में हुआ भी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सीजन में यह भी एक अच्छा मैच शुरू हुआ है राजस्थान में, चुनावी मैदान में। वैसे सियासत का पुराना दस्तूर है, इसमें मुद्दों को दफनाया नहीं जाता। राजस्थान में ईडी अफसर पर एक्शन शायद इसी का रिएक्शन है। लेकिन नेताओं से कोई पूछे, अरे लड़ना है तो जनता के लिए लड़िए ना, इससे आपका नाम भी होगा और पब्लिक का काम भी। यानी एक पंथ दो काज।
ये सायरन दिल्ली के प्रदूषण से सावधान करने के लिए था। एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी है। सारा दिन आज स्मॉग की चादर में हमें कहीं भी धूप, सूरज या कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सुबह से अपने ऑफिस में हूँ। मेरा ऑफिस दिल्ली से बगल में बिल्कुल नोएडा में है। यकीन मानिए, सांस लेने में बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही थी। आंखों में जलन की शिकायत और खांसी बार बार कई लोग कर रहे थे। कई लोगों ने तो मास्क लगाना शुरू कर दिया है। ये हाल तब है जब हम ऑफिस के अंदर थे। दिल्ली के जो बाहर लोग निकले हैं, प्रदूषण से उनकी सेहत पर क्या असर डाला होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल हमने आपको कहा था ना कि प्रदूषण घटेगा या नहीं, इस पर हम नजर रखेंगे, लेकिन आज तो हालात और विस्फोटक हो गए। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद करने पड़े हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा? आज 392 रहा और कई इलाकों में तो हवा और भी खराब थी, बदतर थी। मॉडल टाउन इलाके में 491 दर्ज किया गया। मुस्तफाबाद में हवा की क्वालिटी 487 रही, मुंडका में 473, लाजपत नगर में 465 और कनॉट प्लेस में पोल्यूशन का लेवल 434 रहा। 100 से ऊपर हो जाए तो खतरे की घंटी आप देखिए यहाँ 450 चला गया है। इसी तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी हवा खराब थी। सवाल है कि क्या अब दिल्ली की हवा जीने लायक नहीं बची? शाम के 4 बजे का वक्त। इंडिया गेट कहां है? दिखाई दिया आपको? राजधानी दिल्ली में लोगों का दम घुटना शुरू हो गया है। इंडिया गेट को देखने की कोशिश करेंगे तो विजिबिलिटी यहाँ प्रदूषण की वजह से इतनी कम है कि इंडिया गेट इतने पास आकर भी हमें ना के बराबर यहाँ पे हमें इंडिया गेट दिख रहा है। चंद कदमों की दूरी पर राष्ट्रपति भवन, ये इमारत भी गायब हो गई, मगर क्यों? दूसरी ओर यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन यहाँ पर हमें दिख जाता है, राष्ट्रपति भवन बिल्कुल यहाँ से हमें दिख नहीं रहा है। जवाब सबको पता है, आपको, हमें और सरकार को भी। लेकिन प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या हुआ? क्या एक्शन लिया? कोई नतीजा निकला? यही पॉल्यूशन दिल्ली वालों के साथ यहाँ घूमने आए लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा करने लगा है। सैलानी तक ये कह रहे हैं दिल्ली घूमने लायक नहीं रही। फीलिंग पर्सनली मैं आंखों में जलन महसूस कर रहा हूँ आज के दिन में। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ दिल्ली के साइड पे, तो मुझे पर्सनली बहुत सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही है। दिल्ली में इतना प्रदूषण है क्या सोच नहीं सकते, इसलिए हम अभी घूमना नहीं चाहते हो। हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि क्या घूमेंगे इधर, इतना प्रदूषण हुएला है। मुंबई में आके देखो, मुंबई कितना क्लियर है। गाजा की तस्वीरें देखी होंगी आपने। यहाँ तो लोग बम बारूद से मर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बिना गोला बारूद ही दिल्ली में हालात गाजा से भी भयानक बनते जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी की हवा ही जान की दुश्मन बन रही है। स्मॉग की चादर है जिसने दिल्ली के आसमान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। उस स्मॉग की वजह से अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर भी जो है वो यहाँ पर आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो स्मॉग की चादर है वो इतनी ज़्यादा मोटी है। शादीपुर की हम बात कर लें, द्वारका की बात कर लें, या फिर हम आर.के. पुरम की बात कर लें, पंजाबी बाग का आंकड़ा देखिए आप, 445 यहाँ का पर जो AQI जो है वो करंट AQI वो 445 है। सुबह हो या शाम प्रदूषण की चादर दिखती है। विजिबिलिटी इतनी कम कि थोड़ी दूर बाद भी सड़क ओझल हो गई। पोल्यूशन ऐसा आंख में लग रहा है कि रोड पे, सड़क पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सांस लेने में समस्या आ रही हैं, तमाम समस्याएं आ रही हैं, जिसका विकट सामना हमें करनी पड़ रही है। अब उन पेशेंटों को भी सेम सोचिए जो आ रहे हैं, जा रहे हैं खुलेआम। अगर दमा के पेशेंट है तो ओनली ऑन द एक्सपोर्ट एक्सपायर कर जाएंगे। अभी मैं 2 बच्चों को हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ। आज मैंने दिखाया बच्चों को, तो बच्चे कह रहे, डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर साहब इनको प्रॉब्लम हो गई जी, ये प्रदूषण की वजह से ही है। यही वजह है कि अचानक डॉक्टरों के पास मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों का हाल और बुरा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने स्पेशल इमरजेंसी वार्ड बनाया है। कई और अस्पतालों को भी इसी तरह वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। पोल्यूशन जब बढ़ेगा, सांस की तकलीफ है वो बढ़ जाएगी और उसके कारण से उनको इमरजेंसी में आना पड़ेगा। ये बात हम बताना चाहते हैं कि
इमरजेंसी में वही मरीज आएंगे जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यदि इमरजेंसी में नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब कम्युनिटी में उससे भी अधिक बढ़ रहा है, जो या तो लोग इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो आसपास की क्लिनिक या अस्पताल में जा रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि सरकार क्या कर रही है। कल BS4 वाली बसें बंद करने का आदेश दिया था। आज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 3 वाली गाइडलाइंस जारी की गई, यानी दिल्ली में सभी गैर जरूरी निर्माण और डेमोलिशन पर रोक लगेगी। अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर दिल्ली में आने पर पाबंदी रहेगी। इसमें कारें भी शामिल हैं। देखा क्या हाल है आपने, बहुत हालात खराब है। और जो सरकार काम करती है ना, वो वाकई में होता भी नहीं है। बसें आज खुलेआम आ जा रही थी, आज भी हमने बॉर्डर चेक कराया। आप सोच रहे होंगे कि आज दिल्ली NCR के प्रदूषण के साथ हम गाजा का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं। जवाब इन आंकड़ों में है। गाजा में अब तक इजराइल ने 12,000 टन बारूद बरसाया है। समझ गए, मैं भी इजराइल हो गया है। लेकिन इतना बारूद बरसने के बावजूद गाजा का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था? 80। अब दिल्ली के बॉर्डर से चलिए आनंद विहार। EQICN.org के मुताबिक दोपहर 2 बजे आनंद विहार इलाके में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल क्या था? 999। आप अंदाजा लगाइए, इसका मतलब ये दिल्ली का चोकिंग पॉइंट बन गया है। समझ रहे हैं आप कितने हालात खराब हैं। दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर हर साल की तरह इस साल भी बैन लगा हुआ है। वजह एक प्रदूषण भी है। वजह दिल्ली के हालात वो भी हैं जो आज खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं। ये सामान्य स्थिति नहीं है। वैसे इस बार बॉर्डर पर भी आतिशबाजी नहीं होगी। सरहद, पाकिस्तान से सटी सरहद पर पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुंबई में श्रीलंका के साथ धमाकेदार जीत देखी ना भारत की। मैच जब खत्म हुआ, इतनी शानदार जीत थी, आतिशबाजी हुई? नहीं हुई ना, वहां भी बंद हो गई है। इन सब की वजह क्या है? प्रदूषण। इसीलिए LOC के आसपास जितने भी जम्मू में हमारे गांव लगते हैं, वहां पर प्रदूषण के कारण और सीज फायर के वायलेशन के कारण आतिशबाजी दिवाली पर नहीं होगी। खेतों में फसल काटते किसान, खलियान में चौपाल सजाए बुजुर्ग, दोनों तरफ कच्चे पक्के मकान और बीच से गुजरती सड़क। देखने में ये गांव देश के आम गांवों जैसा ही लगता है, लेकिन जम्मू का बेरा गांव बाकी गांव से अलग है, क्योंकि देश के बाकी गांव की तरह इस गांव में दिवाली तो मनेगी, लेकिन पटाखे नहीं जलेंगे, ना अनार फूटेंगे, ना ही रॉकेट आसमान में रोशनी बिखेरेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर LOC तक आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। बॉर्डर से 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी भी रहेगा। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर न केवल जो अग्रिम चौकियां हैं BSF की उन्हें निशाना बनाया, बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद जम्मू में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बॉर्डर के, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। शादियों का सीजन है, शामियाना तैयार है, रिजॉर्ट में मेहमानों की आमद होने लगी है, पकवान तैयार होने लगे हैं। रिजॉर्ट के मालिक विजय कुमार शर्मा हर इंतजाम देख रहे हैं और ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इस बार बैंड बाजा बारात तो होगा, लेकिन आतिशबाजी नहीं। लेकिन हम हाथ जोड़कर उनको भी बोलेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट ने जो निकाला है, इसका हम देश पहले, बाकी सब बाद में। अगर कोई हमारा फंक्शन कहता है कि पटाखे बगैर नहीं चलाना, तो उसको कहूँगा कि भाई रहने दो, ठीक है ना, और हाथ जोड़ के उसको कहेंगे कि पटाखे नहीं ठोलने हैं। विजय कुमार को इस बात का रत्ती भर भी मलाल नहीं है, लेकिन बॉर्डर के करीब के गांव में रहने वाले हर शख्स को भी ये फैसला दिल से मंजूर है। जम्मू जिले की सीमा के पास संवेदनशील RS पुरा और अरनिया सेक्टर है। अरनिया सेक्टर में 28 गांव
बॉर्डर के बेहद करीब हैं। इनकी आबादी तकरीबन 44,000 है। तो दूसरी तरफ RS-पुरा में 56 गांव में 70 से 75,000 लोग रहते हैं। सभी गांव वाले इस फैसले का खुलकर स्वागत कर रहे हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों को लेकर इस तरह का फैसला पहली बार नहीं लिया गया। ये लोग पाकिस्तान की नापाक हरकतों से बखूबी वाकिफ हैं। मसला आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है और ये शो आप लोगों का है। इसीलिए प्रदूषण को लेकर आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और सरकार को जगाते रहेंगे कि आपकी सेहत से खिलवाड़ ना हो। और आप भी उन चीज़ों का ख्याल रखिए। प्रदूषण को कम करने के लिए जहां आप कोई जिम्मेदारी निभा सकते हैं, आपको ज़रूर निभानी चाहिए। हम तो हैं ही, लेकिन आप भी कुछ काम कीजिए ताकि सरकार इस तरफ ध्यान दे और आपका उसमें रोल हो। अब आपके 2000 के नोट की बात करते हैं। नोटबंदी याद है आपको? तब कैसे मारामारी मची थी बैंकों के बाहर। 1500 के नोट बदलवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। अब फिर लगी हैं, लेकिन मायानगरी, मुंबई और काफ़ी हद तक कोलकाता में, वो भी RBI के दफ्तर के बाहर। 2000 का नोट बदलने के लिए आम आदमी को नोट बदलने के लिए कितनी कसरत करनी पड़ रही है, ये आपको देखकर पता चल जाएगा। क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए के अभी भी 2-2 हजार के नोट लोगों के पास हैं, वो जमा नहीं हुए हैं। फुटपाथ पर सैकड़ों लोग बैठे हैं और इतने ही सड़क पर खड़े हैं। सबको अपनी बारी का इंतजार है। बीच बीच में सरकारी बाबू दफ्तर से बाहर आते हैं, सबको कागजी कार्रवाई समझाते हैं। आधार कार्ड जेरॉक्स, पैन कार्ड जेरॉक्स, अगर आपके पास 10 नोट का ऊपर है। तस्वीरें मुंबई के RBI दफ्तर की हैं। मसला 2000 के नोट का है और माहौल नोटबंदी जैसा। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के RBI दफ्तर के बाहर और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोगों के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो नोट यहाँ पर जमा कराने के लिए पहुँचे हैं। देखिए महिलाएं, पुरुष, तमाम बच्चों के साथ आए हुए हैं। बाकायदा RBI ने यहाँ पर कुर्सियों का जो है व्यवस्था की है कि आप आए यहाँ पर, जब कुर्सियों पे बैठेंगे तो जो है आप जाकर के नोट जमा करा सकते हैं। खुशनसीब वो हैं जिन्होंने कुर्सी पर डेरा जमाया और दुखी वो जिनका नंबर कई रातों की नींद उड़ाकर भी नहीं आया। गुलाबी नोट बदलने के लिए कठिन लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आए और ये मैं आपको बता दूं कि बताया जाता है कि एक दिन से नहीं है, कई दिनों से यहाँ पर जो है इस तरह की लाइन देखने को मिल रही है। मुंबई RBI के दफ्तर के बाहर आप देखिए कि दूर तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर आए हुए हैं। बोलिए क्या बोल रहे हैं? रात को 3 बजे लाइन लग जाती है, 500 आदमी होगी। इनको कुछ पड़ी नहीं है पब्लिक की। तो 3 बजे रात तक जमा हो रहे हैं? नहीं, पब्लिक लाइन लगा देती है 3 बजे रात में। रात लोग आ जाते हैं? हाँ, सो जाते हैं आगे। 30 सितंबर को 2000 का नोट बदलने की मियाद खत्म हो गई थी। जो किन्हीं कारणों से नोट नहीं बदल पाए थे, उनके लिए RBI नोट बदलने का एक और मौका दे रहा है। लेकिन नोट सिर्फ RBI दफ्तर में ही एक्सचेंज होंगे। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, धक्के भी खा रहे हैं क्योंकि मजबूरी भी है और जरूरी भी। यानी अभी भी देर नहीं हुई है। आखिरी मौका है 2000 के नोट बदलवाने का। म्याद अगले 7 दिन की है, जल्दी कीजिए। अगर देर हो गई तो गुलाबी नोट फिर रद्दी ही है, आप बदलवा लीजिए। आपके कमेंट्स हाजिर हैं। बेशक नोट बदलवाने के लिए 7 दिन का टाइम है। कमेंट्स देख लीजिए, उसका टाइम खत्म हो गया। वीरू क्या लिखते हैं? जितनी मर्जी घोड़े खोल लीजिए, जब तक सरकारी तंत्र अपने अधिकारों को छोड़कर अपनी जिम्मेवारियों पर नजर नहीं डालेगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रदूषण को लेकर लिख रहे हैं वीरू। अरुण जी क्या लिख रहे हैं? 30 दिन से सामान्य वर्ग का कोई आदमी जातिगत आरक्षण समाप्त करवाने के लिए आंदोलन पर बैठा है, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान क्यों नहीं? जातिगत आरक्षण की बजाय सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। असली सामाजिक न्याय वही होता है। अरुण जी, खत्म हो गया जरांगे साहब का मराठा आंदोलन पर आप लिख रहे हैं, तो खत्म हो गया है जरांगे साहब का आंदोलन और साथ ही खत्म हो गया है मेरा आज का वक्त। मेरा बुलेटिन खत्म हो गया है। आपने मुझे फीडबैक जरूर देते रहना है कि आपको हमारा शो कैसे लग रहा है। कल रात आपसे 9 बजे फिर मुलाकात होगी पब्लिक इंटरेस्ट में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।